हेलो, गुड इवनिंग, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और करंट अफेयर्स प्रोग्राम की सीरीज के दूसरे लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां हम 16 जून से लेकर के 23 जून तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये सिर्फ सीजीपीएससी नहीं बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं, व्यापम के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पहले टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर 16 जून से लेकर के 23 जून तक के हैं। ठीक है, तो पहला जो करंट अफेयर आया है वो है डेल्टा रैंकिंग से संबंधित। डेल्टा रैंकिंग क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 2018 में शुरू किया था और नीति आयोग जो है आकांक्षी जिलों का एक डेल्टा रैंकिंग प्रति मंथ हर महीने जो है वो जारी करता है। ठीक है, तो इस डेल्टा रैंकिंग में ऐसा क्या खास बात है वो हम देखते हैं। तो अप्रैल महीने के डेल्टा रैंकिंग आई है, अप्रैल महीना 2022 का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जो कोंडागांव जिला है वो एजुकेशन के मामले में नंबर 4 पे रहा है अप्रैल के महीने में ही। साथ ही जो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स के मामले में राजनांदगांव जो है वो नंबर 4 पे रहा है। और साथ ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो हमारा कांकेर जिला है वो नंबर 1 और बीजापुर जिला जो है वो नंबर 2। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतने सारी नंबरिंग है तो इसे हम कैसे याद करके चलें। तो ये पर्टिकुलर नंबर अभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेल्टा रैंकिंग क्या होती है, एस्पायरिंग या आकांक्षी जिले क्या होते हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या होता है। तो भारत सरकार ने सन 2018 में नीति आयोग के तहत आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग देने की शुरुआत की थी। अभी वर्तमान में हमारे भारत में कुल 117 आकांक्षी जिले हैं, एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में कुल 10 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था 7। तो बस्तर संभाग के जो टोटल जिले हैं 7 आपका हो गया कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। इसके अलावा 3 और जिले हैं जो आपको याद रखना है। एक तो है कोरबा, दूसरा है महासमुंद और तीसरा है राजनांदगांव। तो ये जो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स है ये एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं छत्तीसगढ़ से, और टोटल देश में 117 जिले हैं। तो होता क्या है एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के माध्यम से और ये डेल्टा रैंकिंग जारी करने से क्या होता है आप समझिए। जो डेल्टा रैंकिंग है सबसे पहले तो ओपन है, पब्लिक इसको देख सकती है, इसी वजह से हम ये देख पा रहे हैं। दूसरा, इस डेल्टा रैंकिंग से एक चीज ये होता है कि जो ये 117 जिले हैं जो आकांक्षी जिले हैं वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड या पिछड़े हुए जिले हैं। तो इनके बीच में कंपटीशन कराया जाता है, ये कंपटीटिवनेस की भावना जनरेट की जाती है ताकि वो अलग अलग सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले या डेल्टा रैंकिंग के क्या क्या की एरिया ऑफ फोकस होते हैं, किस किस एरिया में वो फोकस करता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अर्थात स्वास्थ्य एवं पोषण। इसके लिए राज्यों को 30% मार्क्स मिलते हैं, जिलों को 30% मार्क्स मिलते हैं। दूसरा है एजुकेशन अर्थात शिक्षा, जिसके लिए 30% मार्क्स मिलते हैं। इसी शिक्षा के लिए, इसी एजुकेशन के लिए कोंडागांव को जो है अप्रैल महीने की डेल्टा रैंकिंग में 4th रैंक दिया गया है। तीसरा है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, मतलब कृषि एवं जल संसाधन, जिसके लिए 20% मार्क्स दिए जाते हैं या 20% उसका वेटेज है। इस एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स के लिए राजनांदगांव जिले को 4th रैंक दिया गया है। हम सबको पता है राजनांदगांव जो एक मैदानी जिला है जहां पे सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त रूप से डेवलप्ड हैं या फिर अभी हम देखें तो डेवलप हो रही हैं अच्छे तरीके से। हम सबको ये भी पता है कि सर्वाधिक धान उपार्जन भी जो है इस वर्ष राजनांदगांव जिले में हुआ है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, जिसके लिए 10% का वेटेज रहता है। और आखिरी जो पॉइंट है वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए भी 10% का वेटेज दिया जाता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस मामले में ही कांकेर जिले को अप्रैल महीने के लिए 1st रैंक एवं बीजापुर जिले को 2nd रैंक दिया गया है। ठीक है, अब ये जो डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है, एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अगर इसको हम समझें तो मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें भारत का रैंक को सुधारना। दूसरा,
जीवन स्तर में सुधार करते हुए संपूर्ण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सबको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पता होगा। ये जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जो सन 1990 से जारी किया जा रहा है। सन 1990 में पहली बार जारी किया गया था और 2012 से, सन 2012 से लगातार जारी किया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष सन 2022 के लिए भारत की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है, मानव विकास सूचकांक में जो रैंकिंग है, वो आप सबको याद रखना है 131 रही है। ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है, तो 131 रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो रहा है वो है नॉर्वे का। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और आप सबको पता है कि जो 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, अक्सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 3 कंट्री ही टॉप पे रहती हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। कुल कितने जिले थे छत्तीसगढ़ से, कुल कितने जिले हैं, अप्रैल माह की जो रैंकिंग है, और कौन कौन से की सेक्टर होते हैं जिसके आधार पे ये रैंकिंग दी जाती है, और साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि भूइयां, जो हमारा स्टेट लैंड रिकॉर्ड, राज्य भू अभिलेख जो है, उसकी जो भूइयां ऐप है, आप सब जानते होंगे भूइयां ऐप के माध्यम से ही बहुत सारे कार्य कृषि संबंधित किए जाते हैं। तो उस जो भूइयां ऐप है उसको IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये आज ही की खबर है। ठीक है, तो IMC डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जो मुंबई पे बेस्ड है, और इस संस्थान ने भूइयां को जो है इस IMC डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भूइयां ऐप जो है वो क्या काम करता है, ये या फिर ये जो अवार्ड है किस चीज के लिए दिया जाता है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर भूइयां ऐप के अलग अलग कार्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह अवार्ड जो है ऐसे IT कंपनी या ऐसे IT इंड यूजर को दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया हो या फिर IT के क्षेत्र में कोई इनोवेशन का कार्य किया हो। ठीक है, तो भूइयां जो ऐप है वो बिल्कुल डिजिटल एक प्लेटफॉर्म पे काम करती है और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित है, हम सबको पता है। ठीक है, तो आज ही आप सब देख सकते हैं जनसंपर्क ने अपडेट किया है कि भूइयां को जो है IMC डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखते हैं कि नागरिकों को किस प्रकार की सेवाएं मिलती हैं इस ऐप के माध्यम से। तो B1 जो होता है, जमीन से संबंधित B1 जो होता है वो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। नामांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं, राजस्व न्यायालय हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नक्शा रहता है आपका जमीन संबंधित, वो भी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। कितने क्षेत्र में फसल लगा हुआ है, क्षेत्र का, उस खेत का मालिक कौन है, ये सारी चीजें हम वहां से देख सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया, नक्शा वहां से निकाल सकते हैं, खसरा वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मासिक प्रगति रिपोर्ट या फिर फसल कटाई का कैसा प्रयोग करना है, फसल कटाई से संबंधित क्या अपडेट है, हम ये भी देख सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से संबंधित पंजीयन और उसके अपडेट्स भी हम इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि हमारा राज्य जो है काफ़ी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इसलिए इस ऐप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि डिजिटल इसने ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लाया है कि सारा कृषि आज डिजिटल तरीके से, सारे कृषि से संबंधित अपडेट हम लगातार फॉलो कर सकते हैं। इसकी वजह से इसे IMC डिजिटल अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित, जो कि 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। मैंने पहले भी बताया है कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो 8वें क्रम का था। उसका थीम क्या था, आप सबको याद होगा, उसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने पूरे देश भर में 75 आइकॉनिक जगहों को सेलेक्ट किया था। किस चीज के लिए, योग दिवस के दिन योग परफॉर्म करने के लिए, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी DD न्यूज, DD जो दूरदर्शन होता है हमारा, उस पर किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से जो है भोरम देव मंदिर परिसर जो है हमारा, जो कवर्धा में लोकेटेड है, कबीरधाम में लोकेटेड है, उसका सिलेक्शन इन 75 जगहों में से एक वो जगह बना जो इस चीज के लिए सेलेक्ट हुआ। कौन सा जगह, भोरम देव मंदिर परिसर। तो ये काफी गौरवान्वित करने वाली हमारे लिए एक बात है कि पूरे देश भर में जो टॉप के 75 जगह सेलेक्ट किए गए थे उसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ भी था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है।
तो ये जब हम देख ही रहे हैं तो इसका एक कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम देखते चलते हैं जो छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री और कल्चर दोनों से रिलेट करता है। ठीक है, तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है 1089 ईस्वी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने करवाया था। साथ ही इस निर्माण में गोपाल देव के सहयोगी जो थे उनका नाम था लक्ष्मण देव राय। ठीक है, यह मंदिर जो है नागर शैली या फिर चंदेल शैली में बना हुआ है। यह फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ, निर्माण किसने कराया, निर्माण में सहयोगी कौन थे, शैली का नाम पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नागर या चंदेल शैली में बने हुए मंदिर का नाम बताएं आप। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, इसी मंदिर के नाम पे, भोरम देव मंदिर के नाम पे ही हम सबको पता है कि कबीरधाम जिले में भोरम देव अभ्यारण्य बनाया गया है, जो कि राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है सन 2001 में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है कोरंडम, जो धातु होती है हमारी उससे संबंधित। तो बीजापुर जिले में कोरंडम खनन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, ये आज ही का अपडेट है जिसमें लिखा है कि 25 साल बाद होने लगी कोरंडम खदान शुरू होने की सुगबुगाहट। ठीक है, कोरंडम से बनेगी बस्तर की पहचान। इसको हम देखते हैं डिटेल में कि क्या है ये। ठीक है, तो जो कोरंडम जो होता है उसके बारे में पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। कोरंडम जो होता है वो सेकंड हार्डेस्ट मेटल होता है डायमंड के बाद, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में या तो वो कलरलेस होता है या फिर वो वाइट होता है, वाइट या ब्राउन तक के कलर में रहता है। अगर कोरंडम रेड कलर ऑब्टेन करता है या कोरंडम रेड कलर का पाया जाता है तो उसे हम रूबी बोलते हैं, और अगर वो नीले कलर में मिलता है, ब्लू कलर में मिलता है तो उसे हम सफायर बोलते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि वो एक जेम का कार्य करता है। हम जो ज्वेलरीज बनाते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोरंडम के बारे में ये तो करंट हो गया कि बीजापुर जिले में जो है उस एक खदान शुरू करने की अनुमति दी गई है। खदान का नाम है कुचनूर। ठीक है, जो कि बीजापुर में लोकेटेड है। कोरंडम हम मिनरल्स जब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का खनिज जब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के मिनरल्स जब पढ़ते हैं वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि कोरंडम का भंडारण कुल प्रदेश में कुल भंडारण 885 टन है, जो कि देश भर का कुल 0.33% होता है। ठीक है, कोरंडम जो है प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात बीजापुर और सुकमा जिले में पाया जाता है। किस किस क्षेत्र में पाया जाता है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है उस जगह का नाम दे देता है और आपको मिनरल आइडेंटिफाई करने के लिए देता है कि इस जगह में कौन सी मिनरल पाई जाती है। ठीक है, तो बीजापुर जिले के कुचनूर, उसूर, धनगोल और भोपालपट्टनम आपको याद रखना है। भोपालपट्टनम एक तहसील भी है। अब कुचनूर का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि कुचनूर में ही खदान ओपन करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये चार नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, कुचनूर, उसूर, धनगोल और भोपालपट्टनम। साथ ही सुकमा के सोनाकुकानार में भी कोरंडम प्राप्त होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये दूसरा सबसे कठोर धातु है, और साथ ही कोरंडम कटिंग एंड पॉलिशिंग प्लांट जो है बस्तर में स्थापित किया गया है। तो जब भी आप मिनरल्स की पढ़ाई करेंगे, खनिज की पढ़ाई करेंगे, तो ये एक फैक्ट, ये एक डाटा आप वहां पे आप अपडेट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है जगार 2022 से संबंधित। रायपुर के पंडरी में जगार मेले का आयोजन किया गया, जो कि 10 जून से लेकर के 24 जून तक आयोजित किया गया। ठीक है, ये संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखते हैं। इसमें कुल 12 राज्यों के शिल्पकारों एवं बुनकरों के स्टॉल लगाए गए और टोटल 140 स्टॉल लगाए गए थे। ठीक है, इसमें इसकी तिथि मैंने बताई 10 से 24 जून तक चलेगा। ये अब कंक्लूड हो गया, कल आखिरी है इसका। इसके अलावा इसमें देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जगार मेले में हस्तशिल्प के विभिन्न उत्पादों के साथ ही हथकरघा, खादी ग्रामोद्योग, माटी कला के अनेक आकर्षक उत्पादों की प्रदर्शनी बिक्री के लिए लगाई गई थी। ठीक है, तो ये जो हथकरघा है, खादी ग्रामोद्योग है, माटी कला, इससे क्या होता है कि हमारे जो लोकल आर्टिसियंस रहते हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जगार मेला सह प्रदर्शनी, मतलब मेला भी था, प्रदर्शनी भी था, यहाँ बिक्री भी हो रही थी और चीजों को डिस्प्ले भी किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें थी देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित। आप सबको पता है यहाँ का बेल मेटल शिल्प जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। लौह शिल्प, कास्ट शिल्प मतलब कि वुडन आर्ट, बांस शिल्प,
इसके अलावा गोदना शिल्प, आप सबको पता है छत्तीसगढ़ के जो ट्राइब्स होते हैं वो कितना गोदना प्रिय होते हैं, ठीक है। तुम्बा शिल्प, जो लौकी जो होती है उसको सुखा करके जो उसको खाली करने के बाद उसके ऊपर वाले पोर्शन में जो आर्ट बनाया जाता है उसको तुम्बा शिल्प बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा छिंद से संबंधित जो चटाई वगैरह होती है उसको प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा हथकरघा से बने वस्त्र अर्थात कोसे की साड़ियाँ, दुपट्टा, ये सब जो फाइन आर्ट होते हैं इन सबको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जगार मेले 2022 में ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की बनारसी साड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी एवं टीकमगढ़ का ब्रांस, पश्चिम बंगाल का जूट वर्क, आप सबको मालूम होगा जूट सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल का जूट वर्क, काथा वर्क एवं बंगाली साड़ियों के अतिरिक्त पंजाब की फुलकारी, राजस्थान की मोजरी, इन सब चीजों का प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया गया था। अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है आप सबको मैं बताता चलूं, पीएससी 2021 में अगर सेट ए आप लोगों के पास अवेलेबल है तो उसका क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें 4 जो है ऐसे आर्टिसियन जो हाथ से बनाई जाती हैं इनका नाम दे दिया गया और उनको स्टेट से मिलाने के लिए दिया गया, ठीक है। उन सबके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये एक पहला है धरनिया जो कि गुजरात से बिलोंग करता है, कसूटी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करता है और करचोबी जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो था आपका पंजाब से संबंधित जो कि आपका पंजाब का फुलकारी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनको उनके राज्यों के साथ मिलान करने के लिए कहा गया था। ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है जिसको आपको ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। बदलते पैटर्न के साथ क्या हो रहा है कि आर्ट एंड कल्चर की तरफ पीएससी का रुझान बढ़ रहा है, जिसका एग्जाम्पल ये तो हमने एक देखा ही, साथ ही पिछले साल के ही प्रीलिम्स के एग्जाम में जगन्नाथ मंदिर से संबंधित काफी डिटेल में क्वेश्चंस बनाए गए थे। इसलिए मेरी आप सबको सलाह रहेगी कि आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है उसको इग्नोर ना करें, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ें और ये जो 4-5 फैक्ट्स हैं इसको आप अच्छे से अपडेट कर लें, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि खेल से संबंधित है। खेल से काफी सारे अपडेट्स रहे हैं, पिछले वीक भी बहुत अपडेट्स है, इस वीक भी बहुत अपडेट हैं, तो आप सबका काम बढ़ गया है, आपको ज्यादा नाम याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बेटियों ने फिर से रचा इतिहास, ठीक है। अंडर 16 भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए चुनी गई हैं छत्तीसगढ़ से 2 प्लेयर जिन्होंने अंडर 16 इंडियन टीम में जगह बनाई है, ठीक है। इनके नाम क्या हैं? तो सबसे पहले प्रार्थना साल्वे जी हैं जो अंडर 16 इंडियन टीम में खेलेंगी और साथ ही मोनी आडला जी हैं, ठीक है। ये दोनों का ही चयन अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो जॉर्डन में होने वाला है उस इंडियन टीम के लिए इनका सिलेक्शन किया गया है। दोनों ही राजनांदगांव जिले से बिलोंग करती हैं और वहां के डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप है ये जॉर्डन में 24 से 30 जून के बीच में आयोजित की जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दोनों ही जो खिलाड़ियां हैं, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो साई सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर राजनांदगांव से ट्रेंड हैं, ठीक है। जॉर्डन के बारे में अगर हम देखें तो जॉर्डन एक ऐसा ट्राई जंक्शन में लोकेटेड है जहां से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यूरोप, साउथ की तरफ जाएंगे तो अफ्रीका और ईस्ट की तरफ देखते हैं तो एशिया, अर्थात ये एशिया के वेस्टर्न पार्ट मतलब एशिया के पश्चिमी पार्ट में लोकेटेड है जॉर्डन। इसकी कैपिटल है अम्मान, ठीक है। तो ऐसे छोटे फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों खिलाड़ियों का चेहरा, इन दोनों खिलाड़ियों का नाम, क्या क्या नाम है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रार्थना साल्वे, मोनी आडला। सिलेक्शन हुआ है अंडर 16 भारतीय बास्केटबॉल टीम में। नाम देगा, गेम देगा, आपको मिलान करना पड़ेगा, इसलिए आप ये नाम याद रखें, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये भी खेल से ही संबंधित है। जो एशियन पावर लिफ्टिंग स्पर्धा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 17 जून से लेकर के 21 जून तक चला, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ की 2 खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने काफी सारे मेडल लाए हैं, ठीक है। पहला नाम देखते हैं हम, वेट लिफ्टिंग में डी भाविक जो 84 केजी कैटेगरी से खेलती हैं, इन्होंने 4 रजत पदक जीते हैं, ठीक है। 4 सिल्वर मेडल जीते हैं, यहाँ पढ़ भी सकते हैं। भाविक ने पावर लिफ्टिंग में भारत को 4 पदक दिलाए, छत्तीसगढ़ को नहीं, आपको समझना इन्होंने भारत को 4 पदक दिलाए हैं। ये जो
कंपटीशन है वो एशियन पावर लिफ्टिंग स्पर्धा है। इसमें एशिया की बहुत सारी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। ये जो वेट लिफ्टिंग होता है ये 2-3 कैटेगरी में बटा होता है। सबसे पहले तो आपके जेंडर के हिसाब से बढ़ता है, या आप मेल हैं या फीमेल हैं उस हिसाब से बढ़ जाएगा। दूसरा आपका एज के हिसाब से बढ़ता है, आप अंडर 16 हैं या सीनियर कैटेगरी में खेल रहे हैं या जूनियर कैटेगरी में खेल रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो है आपके वजन, वेट के हिसाब से भी ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो पहली प्लेयर हैं डी भाविक, वो 84 kg कैटेगरी में 4 सिल्वर मेडल उन्होंने जीते हैं, 4 सिल्वर मेडल्स, ठीक है। दूसरी जो प्लेयर है ममता रजक, दोनों ही ये दुर्ग और भिलाई से बिलोंग करती हैं। ममता रजक ने 57 kg कैटेगरी में एक गोल्ड और एक सिल्वर 2 मेडल जीते हैं। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ममता रजक जी की है, दूसरी तस्वीर जो ये देख रहे हैं आप डी भाविक जी की है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट्स आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि वेट लिफ्टिंग जो होता है और पावर लिफ्टिंग जो होता है, ये 2 छोटे लगते सेम से टर्म है लेकिन एक टेक्निकल डिफरेंस है दोनों में, वो मैं आपको समझाता चलता हूँ। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते ही ज्ञानेश्वरी यादव जी के बारे में आपको बताया था, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत करके लाई, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि वेट लिफ्टिंग क्या होता है, पावर लिफ्टिंग क्या होता है, ठीक है। पावर लिफ्टिंग में बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना होता है, जबकि वेट लिफ्टिंग में ऐसा नहीं चलता, आपको इसमें काफी सारे टेक्निक्स का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग को सामान्य भाषा में, लेमन के भाषा में ओलंपिक लिफ्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें वजन उठाने का जो तरीका होता है वो स्नैच, उसके अलावा क्लीन एंड जर्क, ये 2 तरीके से आपको उठाना होता है। दोनों तरीके में आपको 3-3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं और जो बेस्ट आपने वजन उठाया है उसके आधार पे आपकी रैंकिंग बनाई जाती है, ठीक है। पावर लिफ्टिंग जो होता है इसमें आपको वजन 3 तरीके से उठाना होता है। सबसे पहले डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस और उसके बाद में स्क्वाट। ये तीनों में ही आपको 3-3 अटेम्प्ट मिलेंगे। इस 3 अटेम्प्ट में से आपका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो 2 नाम है ये आपको बिल्कुल याद रखना है, डी भाविक, ममता रजक, किस खेल से संबंधित हैं, पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। क्या जीता इन्होंने, डी भाविक ने 4 सिल्वर मेडल, जबकि ममता रजक ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर एशियन पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर नाम देता है ज्ञानेश्वरी यादव, ममता रजक और मिलान करने बोलता है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है या पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, तो उस डिफरेंस को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज भी स्पोर्ट्स से संबंधित है। एक नेशनल म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक प्लेयर ने अंडर 16 के प्लेयर हैं जो बस्तर से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है सौर्यवर्धन जैन। इन्होंने छत्तीसगढ़ को गोल्ड दिलाया, ठीक है। सौर्यवर्धन जैन को मिला गोल्ड मेडल। उन्होंने अपने विरोधी को फाइनल मैच में दूसरे ही राउंड में हरा कर यह मेडल जीता है, ठीक है। तो इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, इनका कहना था कि इन्होंने शौकिया रूप से ये गेम स्टार्ट किया था, अब इसको इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से अपना लिया है और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये एक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी उठा करके पूछ देता है, ठीक है। फिर भी इनकी अचीवमेंट तो बहुत ही अच्छी है, आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। सौर्यवर्धन जैन। और कौन से गेम में इन्होंने जीता है, म्यू थाई। म्यू थाई आप देख सकते हैं, इन्होंने हाथ में ग्लव्स पहन रखा है। एक बॉक्सिंग कम पंचिंग जैसा गेम होता है जिसमें आप पैरों का भी उपयोग करते हैं, हाथों का भी उपयोग करते हैं। पैर से जब कोई फाइट करता है तो हाथ से डिफेंड करना होता है, इस प्रकार का कुछ है। आप इसको नाम को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें, किस गेम से संबंधित है ये याद रखें, ये दोनों से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ महतारी। अब भाई छत्तीसगढ़ महतारी से क्या खबर है, तो राज्य शासन ने नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार किसी भी शासकीय कार्यक्रमों में, खासकर सांस्कृतिक या फिर शासकीय कार्यक्रमों में जो है छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देना है। मतलब अब जो भी शासकीय कार्यक्रम होंगे वहां पे छत्तीसगढ़ महतारी की ये जो तस्वीर है वो लगी हुई आपको दिख जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे माटी के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का स्मरण हम करते रहेंगे, बार बार हमें याद आता रहेगा, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ महतारी है ये तो एक फैक्ट हो गया। इसके अलावा आपको जो है राजगीत और हमारा जो राजकीय गमछा है, इन सब चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहना है कि गमछा से संबंधित क्या क्या टेक्निकल, उससे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको आपको याद रखना है। राजकीय गीत के रचयिता कौन थे, उसमें किस नदी का नाम है, किस नदी का नाम नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा संभवतः छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है
जिसने अपने राज्य को एक गॉडेस के रूप में, एक महतारी के रूप में ऐसे रेप्लिकेट किया है। ठीक है, तो इसलिए भी इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं निशांत उपाध्याय जी की है, जो छॉलीवुड जो है हमारा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है उसके एक जाने पहचाने एक्टर हैं, जाना पहचाना चेहरा है। एक्टर होने के साथ साथ ये कोरियोग्राफर भी हैं। ठीक है, तो आज ही इनका जो है निधन हो गया है। तो निधन वाले सेक्शन में जो है कई बार कलाकारों से संबंधित कुछ अपडेट्स होते हैं वो हमको करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखें, अगर इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो इन्होंने 2500 से अधिक छत्तीसगढ़ी गानों में कोरियोग्राफी की थी और छत्तीसगढ़ के बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत झन बुलाओ माँ बाप ला, जो हमारी मूवी आई थी छत्तीसगढ़ी की, उससे की थी। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भूलन द मेज मूवी देखी होगी, जो हालिया रिलीज है, नेशनल अवार्ड मूवी जो रही है, उसमें इन्होंने एक चपरासी का जो एक काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर होता है वो उन्होंने प्ले किया था। ठीक है, तो फिल्म सेक्शन से हमको और भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमको अपडेट रखनी है। जब हम मेंस का एग्जाम देते हैं, पेपर 1 छत्तीसगढ़ का सेक्शन, तो छत्तीसगढ़ी की विकास में यहाँ के फिल्मों की जो भूमिका पूछी जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप शुरू से जो जो फिल्में रही हैं और जो इम्पोर्टेंट एक्टर्स रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं या फिर सॉन्ग राइटर रहे हैं, इनको आप समय समय पे याद करते हुए चलें। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इसके साथ करंट अफेयर ये हमारा कंप्लीट होता है। और मैंने आपको पिछले ही वीडियो में भी बताया था कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो 25 जून से स्टार्ट हो रही है। और ये टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप CGPSC का पैटर्न बदलता हुआ देख रहे होंगे, कैसा वो चैलेंजिंग हो गया है। कभी वो बहुत ही आसान कर देता है पैटर्न, कभी वो बहुत ही कठिन कर देता है। तो हमको उसके हिसाब से तैयार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक की हम पढ़ाई करते रहें और साथ ही अपने आप को हर हफ्ते जो है टेस्ट दिला करके जांचते रहें कि हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी है। कई बार होता है कि हम पढ़ाई तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन उसको एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। आंसर हमने क्वेश्चन पेपर में A समझा हुआ है और उसको हम जा करके B मार देते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल 20वां नंबर का क्वेश्चन आपने बनाया और उसका ऑप्शन आपने 21 में भर दिया। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इसके अलावा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चंस आपको फेस करने के लिए मिलेंगी। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको आंसर सेम डे मिलेगा, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी सेम डे मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में टेस्ट हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए पर्टिकुलरली अलग अलग फैकल्टी ने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, हिंदी के स्टूडेंट हैं तो भी आप बहुत अच्छे से इसको दिला सकते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो भी बहुत अच्छे से दिला सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो फेज है हमारे टेस्ट का, ये 25 जून से स्टार्ट होकर के 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें टोटल 18 टेस्ट होंगे जो कि टॉपिक वाइज रहेंगे। टॉपिक वाइज कहने का मतलब, जैसे कि प्रथम 3 टेस्ट हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं। पहले टेस्ट में छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत का भूगोल है, लेकिन ये कंप्लीट भूगोल नहीं है, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में जब आप भूगोल देंगे उसके साथ में मार्च और अप्रैल महीने का करंट अफेयर रहेगा। इसके बाद में जब आप दूसरा टेस्ट देते हैं तो उसमें भूगोल का जो अन्य अदर सेक्शन बचा हुआ है वो हम कवर कराएंगे। इसके साथ में मई और जून का भी आप इसमें करंट अफेयर कंप्लीट होगा। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण को भी हम इस 18 टेस्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जब तक अक्टूबर आएगा, जब तक आपका नोटिफिकेशन आने का समय होगा, तब तक के आपकी एक राउंड की तैयारी हो चुकी रहेगी। ठीक है, राउंड 2 फेज 2 जो है ये 29 अक्टूबर दिवाली के बाद से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें टोटल 13 टेस्ट होंगे और लास्ट फेज जो है जो कि फुल लेंथ है, जिसमें कि GS और CSET का कंप्लीट टेस्ट जो होता है वो चलेगा, जिसमें टोटल 9 टेस्ट होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सबको बताता चलूं कि फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन जो कि अब लगभग फुल होने वाला है, उनके लिए ये फर्स्ट राउंड जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। जो शुरू के 100 बच्चे रहेंगे जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए फ्री है। रजिस्टर कैसे करना है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो कि हमारी YouTube डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स है ये तो हम रेगुलरली लाते रहेंगे, मगर इसके अलावा और भी अदर करंट अफेयर्स चाहिए, ये टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, टेस्ट सीरीज का आंसर की चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें। धन्यवाद।